आकाशवाणी आकाशवाणी। जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम है रेनबो हेल्पलाइन और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी आरजे, आपकी अपनी दोस्त रॉकिंग रश्मि। दोस्तों, रेनबो हेल्पलाइन में हमारा आज का विषय है एक्सेलरेट एक्शन फॉर जेंडर इक्वेलिटी। जी हाँ, आज वुमेन जो है वो सब जगह अपने परचम लहरा रही है, चाहे वाणिज्य हो, चाहे व्यापार हो, या फिर राजनीति हो, या फिर खेलों की दुनिया हो। एक तरफ कहाँ जहाँ घर संसार को वो संभाल रही है, वहीं पर वो हर और संसार में अपना झंडा गाड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद समाज में उनकी स्थिति अभी भी कुछ जगहों पर दयनीय है। तो आज रेनबो हेल्पलाइन में हम बात करेंगे इसी विषय पर, और आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हैं सुश्री सुमन संजय अग्रवाल, जो यूएन वुमेन से सर्टिफाइड जेंडर एक्सपर्ट हैं और भारत सरकार के वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड पोस्ट ट्रेनर हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। तो आज हम बात करेंगे एक्सेलरेट एक्शन फॉर जेंडर इक्वेलिटी, अ स्पेशल प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जिसे हम मनाते हैं 8 मार्च को। जी हाँ, बिल्कुल नारी कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। यदि हम देखें तो वो शक्ति का रूप है, और वाकई में इसी के लिए ज़रूरत है कि हम उन्हें जेंडरली इक्वल माने और उन्हें समाज में भी ये रुतबा दें कि मनुष्य पुरुष हो या विमेन हो, महिला हो, वो सब एक बराबर हैं। और आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन में, और हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं, जेंडर एक्सपर्ट हैं सुश्री सुमन संजय अग्रवाल। तो मैम, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़े, हम जेंडर इक्वेलिटी के बारे में बात करें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लिंग यानी कि सेक्स जिसे कहते हैं, और जेंडर में क्या कोई फ़र्क होता है, या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग जगह जगह फॉर्म्स भरते हैं, उसमें कभी सेक्स लिखा होता है, कभी जेंडर लिखा होता है, और आमतौर पे सब लोग ये मान के चलते हैं कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। लिंग सेक्स वो है जब बच्चा पैदा होता है, उसकी शारीरिक संरचना के आधार पे जो कहा जाता है ना, मुबारक हो लड़का हुआ या मुबारक हो लड़की हुई, तो वहाँ पे वो सेक्स है। लेकिन उस बच्चे को लेकर समाज ने जो नॉर्म्स बना दिए, जेंडर नॉर्म्स, जो रोल्स बना दिए कि अगर लड़की है तो वो ये करेगी, लड़का है तो वो ये करेगा, लड़का है तो वो बहुत स्ट्रांग होगा, वो प्रोटेक्टर होगा, वो प्रोवाइडर होगा, और लड़की है तो वो घर के काम करेगी, घर में रहेगी, बिल्कुल, और वो आश्रित होगी घर में जो मेल हैं उनके ऊपर। तो ये जेंडर रोल्स हैं जो समाज ने तय कर दिए, बिल्कुल, और जेंडर नॉर्म्स हैं जो समाज तय कर लेता है, और उसके आधार पर फिर उसको जेंडर हम कहते हैं। तो बेसिकली जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ओके। तो ये फ़र्क है जेंडर और सेक्स में। और जेंडर में भी बाइनरी, हम स्त्री पुरुष की बात करते हैं तो ये एक बाइनरी सिस्टम है जी, लेकिन नॉन बाइनरी भी होता है जी। लेकिन आज के कार्यक्रम में क्योंकि हम ये इंटरनेशनल विमेंस वीक मना रहे हैं, तो हम महिलाओं पर इस वक्त ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो हम बाइनरी के संदर्भ में सारी बात करेंगे। जी बिल्कुल। अब जैसे कि प्रोग्राम ही है जेंडर इक्वेलिटी के ऊपर, एक्सेलरेट एक्शन फॉर जेंडर इक्वेलिटी, तो मैम इससे क्या मतलब है? लैंगिक समानता क्या है ये? लैंगिक समानता जैसे क्योंकि मैं, हमारी एनजीओ है मेरी, और हम उसमें बहुत वर्कशॉप्स करते हैं, हम जागरूकता जेंडर के सिलसिले में, जेंडर लैंगिक समानता के लिए सेंसिटाइजेशन का प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि आप स्त्री पुरुष को बराबर क्यों देखना चाहते हैं जी? स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, पुरुष में जो कुछ विशेषताएं वो स्त्री में नहीं है, जो स्त्री में है वो पुरुष में, वो बराबर कैसे हो सकते हैं? तो ये बात यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि लैंगिक समानता का अर्थ ये नहीं है कि पुरुष स्त्री हो और स्त्री की तरह हो जाए और स्त्री पुरुष की तरह हो जाए जी। दोनों अपने आप में विशेषताएं लिए हुए हैं। जैसे आप समझ लें कि बागीचे में फूल होते हैं, तो गुलाब की अपनी खूबसूरती है, चमेली की अपनी खूबसूरती, अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको बराबर अधिकार मिलें, बराबर अवसर मिलें और बराबर जिम्मेदारियां भी मिलें जी। यानी शिक्षा का अधिकार हो, रोजगार के अवसर हो, वो दोनों को बराबर मिले। ये ना हो कि लड़की नहीं पढ़ेगी लड़का पढ़ेगा, या नौकरी के लिए लड़का जाएगा लड़की नहीं जाएगी। तो ये सारे अवसर, ये सारे अधिकार और निर्णय लेने का अधिकार भी जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको बराबर का मिलना चाहिए। तो ये जेंडर इक्वालिटी है जी। आज हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेट एक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी, और आज हमारे साथ जेंडर एक्सपर्ट हैं स्टूडियो में मौजूद सुश्री सुमन संजय अग्रवाल, जो बात कर रही हैं
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम है रेनबो हेल्पलाइन और आज हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेट एक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जेंडर एक्सपर्ट सुश्री सुमन संजय अग्रवाल। तो मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं सब तरफ कि महिलाएं विज्ञान हो, चाहे राजनीति हो, व्यापार हो या फिर कोई भी फील्ड क्यों ना हो, हर क्षेत्र में वो एक नाम कमा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ज़माना काफ़ी बदल रहा है और हमें अपने आसपास बहुत ज़्यादा, मतलब कम से कम हम शहरों के विषय में ये कह सकते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी या लैंगिक असमानता नहीं दिखाई देती। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि कुछ जगहों पर ऐसा है और इसकी ज़रूरत है? यही सवाल मेरे जहन में भी आया था जब मैंने पहली बार एक कार्यशाला अटेंड की थी इस बारे में। और मुझे, क्योंकि मैं खुद शहर की रहने वाली हूँ, तो मुझे लगा कि अब तो जेंडर इक्वालिटी हो गई, हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन उस कार्यशाला को अटेंड करने, ये दूरदर्शन में यूनिसेफ ने की थी और तब मैं दूरदर्शन में कार्यरत थी। तो मुझे एहसास हुआ कि हम एक बहुत ही जैसे मायोपिक व्यू लेकर देख रहे हैं चीज़ों को। अपने आसपास देख रहे हैं कि शहरों में तो बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है, लेकिन अगर हम गांव देहात में देखें, भारत तो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, गांव देहात में देखें, तो आज भी ये जो लैंगिक असमानता है वो बिल्कुल अपने विकराल रूप में दिखती है वहाँ पे। और शहरों में भी ऐसा नहीं है रश्मि जी की जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, लेकिन उसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है। हम देखते हैं कि महिलाएं ऑफिस जा रही हैं तो हमें लगता है कि अरे जेंडर इक्वालिटी तो हो गई, लेकिन क्या हम इस बात को देखते हैं कि वही औरत जो है, जो ऑफिस जा रही है, वो आके पूरी घरेलू जिम्मेदारियां भी उठा रही है। बिल्कुल। पहले जो महिला काम नहीं कर रही थी, आज भी जो महिला बाहर काम नहीं कर रही है, वो घर का काम काज करती थी, बच्चों को संभालती थी। वही महिला जब नौकरी करने निकल रही है और पुरुष का हाथ बटा रही है, पैसा कमा के ला रही है, लेकिन जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उसने तो पुरुष का हाथ बटाया पैसा कमा के, लेकिन क्या पुरुष ने उसका हाथ बटाया घरेलू जिम्मेदारियों में? तो उसके ऊपर तो पहले ही एक गठरी बोझ की लदी हुई थी। बिल्कुल। अब एक गठरी और हो गई और पहली गठरी में से किसी ने उस बोझ को बांटा भी नहीं, तो वो बहुत दोहरे बोझ के तले दबती चली गई। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी है, बिल्कुल कह सकते हैं। और ग्रामीण इलाकों में बच्चियां हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, या तो माँ बाप की आय सीमित है तो वो सोचते हैं कि लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की तो ब्याह के चली जाएगी, उसको क्यों पढ़ाना है। या अगर नौकरी के अवसर देने हैं तो लड़के को देंगे, अगर शहर भेजना है तो हम लड़के को भेजेंगे, लड़की को नहीं भेजेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें गांव देहात में हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप शहरों में लें, समाज के किसी भी वर्ग में लें या गांव में लें, तो लैंगिक असमानता का रूप बदल जाता है, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में परिवार में आपको देखने को मिलती ही है। तो क्या इनके अलावा कोई और भी वजह है समाज में जेंडर इनइक्वालिटी की? समाज में जेंडर इनइक्वालिटी की बहुत सारी वजह है जी। शिक्षा की कमी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज रहा है जी। बहुत मतलब सैकड़ों हजारों वर्षों से ये पितृसत्तात्मक समाज रहा है, जहाँ पे कि पुरुषों को विशेष अधिकार रहे हैं, हमेशा निर्णय लेने के, जिम्मेदारी भी रही परिवार को चलाने की, पैसा कमा के लाने की, लेकिन साथ में विशेष अधिकार भी, हर तरह के अधिकार मिले उन्हें। मेल प्रिविलेज जिसे हम कह सकते हैं कि मेल प्रिविलेज मिली, कि उन्हें अधिकार है कि वो क्योंकि पैसा कमा के ला रहे हैं तो बाकी किसी जिम्मेदारी में वो हाथ नहीं बटाएंगे। ये जो सोच है ना, ये हमारी मानसिकता में इस तरह से घर कर गई कि जब समय परिवर्तित हुआ, परिस्थितियां बदली, महिलाओं ने कामकाज करना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई करने लगी, कामकाज करना शुरू किया, घर से बाहर निकली, तो भी सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर रह गईं, उसमें किसी ने हाथ नहीं बटाया। तो ये पितृसत्तात्मक सोच का ही नतीजा था कि ये जो बोझ, जिसकी बात मैं कर रही हूँ कि बोझ बढ़ा महिलाओं के ऊपर। शिक्षा की कमी रही, जागरूकता की कमी रही, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। अगर हम लोग अपनी प्राइमरी एजुकेशन में ही इस चीज़ को हिस्सा बनाएं, जेंडर इक्वालिटी के बारे में जागरूकता करें बच्चों में ही, बचपन से। अगर सोचिए ना कि आज के समाज में जो पुरुष हैं, अगर उन्हें किसी ने जागरूक किया होता बहुत पहले इस बारे में कि भाई अब परिस्थितियां बदल गई हैं, जब महिलाओं के
रोल बदल रहे हैं, उनकी भूमिका बदल रही है, वो ज्यादा काम कर रही हैं, वो घर से निकल के आपकी जिम्मेदारियां बटा रही हैं, तो आप भी उनके साथ जिम्मेदारियों में हाथ बटाइए, तो परिस्थितियां कुछ और हो जाती, उन्हें भी निर्णय लेने का अधिकार दीजिए, तो परिस्थितियां बदल जाती। तो ये शिक्षा की कमी, रोजगार के अवसर ना मिलना, ये सारी चीजें मिलके जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती हैं, और पितृसत्तात्मक जो एक मानसिकता है उससे निकलना तो बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं अगर कि समाज में हमें जेंडर इक्वालिटी लगता है कि हो गई है, तो अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो आंकड़े हमें बताते हैं कि हम कहाँ पर हैं। जैसे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में जारी की गई है, उसमें 146 देशों का सर्वे किया गया, और महिलाओं के लिए आर्थिक भागीदारी और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विमेन इंडेक्स में भारत 142वें स्थान में है। अब सोचिए 146 में से हम 142वें स्थान पर हैं। उसके अलावा महिला श्रम बल भागीदारी दर के मामले में हम 134वें स्थान पर हैं। तो आप हमारी बात पे ना जाएं, लेकिन आंकड़े तो झूठे नहीं हो सकते। इसी तरह से समान कार्य के लिए महिला और पुरुष में जो वेतन की असमानता होती है, उसके लिए हम 120वें स्थान पे हैं। महिलाओं को शैक्षिक उपलब्धि के लिए 112वें स्थान पे हैं। पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच जो अंतर है उसमें 124वें स्थान पर हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न कर रही है, हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की जो एक परिस्थिति बन गई है उसको 4 दिनों में या 2 साल में या 10 साल में खत्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सरकार प्रयास कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छे अच्छे अभियान इस तरह के चल रहे हैं उन्हें सक्षम बनाने के लिए। स्किल इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप के उनको ट्रेनिंग्स वगैरह देने की कोशिश कर रही है सरकार। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार के करने से नहीं होगा, यहाँ भागीदारी होनी है समाज की, बिल्कुल हर परिवार की, और ख़ासतौर पे महिला होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने परिवार की लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका दें, उनके लिए खड़े हों, और हमारे घर में जो बच्चे हैं, बेटे हैं, उन्हें हम शुरू से जागरूक करें इस बारे में कि अगर बेटी घर का काम करेगी तो बेटा भी घर का काम करेगा। इस तरह का माहौल जब हमारे परिवारों में होगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, मैम ने कितनी अच्छी बात बोली कि यदि हम शुरुआत से ही अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार के पुरुषजनों को ये बात समझाएं कि हाँ, आपको अपनी बहन में, अपनी माँ में, अपनी बेटी में कुछ फ़र्क नहीं करना है। यदि वो घर से बाहर निकलकर कुछ काम करना चाहती हैं, और या फिर वो घर में ही कोई काम कर रही हैं, तो आप पुरुष होते हुए भी उनका हाथ बटा सकते हैं, और आपको बटाना चाहिए भी, क्योंकि शुरुआत सबसे पहले अपने घर से होती है और उसके बाद ही हम समाज में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन में आज जेंडर इक्वालिटी के बारे में, और हमारे साथ आज जेंडर एक्सपर्ट हैं सुश्री सुमन संजय अग्रवाल, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रॉकिंग रश्मि। आप सभी का स्वागत। प्रोग्राम है रेनबो हेल्पलाइन, और आज हमारा विषय है एक्सेलरेट एक्शन फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो मैम, जैसा कि हम लोग काफ़ी टर्म्स सुनते हैं, उनमें एक टर्म आती है स्टीरियोटाइप्स या फिर जेंडर बायस या जेंडर रोल्स। ये क्या चीज़ें होती हैं? जैसा कि मैंने कहा था कि जेंडर रोल्स वो हैं जो समाज किसी लिंग के साथ जोड़ देता है। जैसे लड़का है तो वो प्रोवाइडर होगा, वो पैसा कमा के लाएगा, वो प्रोटेक्टर होगा, वो घर की महिलाओं की सुरक्षा करेगा, वो बहुत ही मजबूत कदकाठी का होगा, मजबूत होगा। कुछ ऐसी अपेक्षाएं जो समाज जोड़ देता है एक लिंग के साथ, कि लड़की है तो एक जनरल परसेप्शन क्या होती है कि वो बहुत ही पतली दुबली सी होगी, नाजुक होगी, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। तो ये चीजें, वो घर के काम करेगी, घर के कामकाज में अच्छी होगी, उसको सिलाई कढ़ाई आती होगी, खाना बनाना आता होगा, वो घर संभालेगी, वो सुघड़ होगी। तो ये सारे जेंडर रोल्स हैं जो समाज हमारे लिए डिसाइड कर देता है। अब आप देखें, जैसे स्टीरियोटाइप्स की बात होती है, तो स्टीरियोटाइप्स क्या है? वो एक धारणा है किसी चीज के बारे में जो आमतौर पे गलत होती है, लेकिन वो पहले से ही, जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि ये चीज इसी तरह से होनी है। ये जो जेंडर रोल्स की बात हुई, इसमें भी स्टीरियोटाइप्स हैं। अब आप देखेंगे कि बच्चा पैदा होता है, लड़का है तो दीवारों पे नीला रंग कर दो, नीले रंग के बलून्स लगा दिए जाते हैं कमरे के बाहर। बच्ची पैदा होती है तो गुलाबी रंग के गुब्बारे लगा दिए। अब भैया, उस बच्चे ने पैदा होते ही तो कहा नहीं कि मुझे तो गुलाबी रंग ही पसंद है या नीला रंग पसंद है, लेकिन ये हमने खुद ही निर्धारित कर लिया। अब लड़का है तो वो यही तरह के कपड़े पहनेगा, यही रंग पहनेगा। अगर लड़के ने गुलाबी शर्ट पहन ली तो क्या लड़की बना घूम रहा है? तो ये एक स्टीरियोटाइप है। अगर
किसी आदमी ने कुकिंग करी, घर में खाना बना रहा है, तो घर की महिलाएं या घर के पुरुष कह देते हैं ये तुम्हारा काम नहीं, क्या औरतों की तरह रसोई में घुसा हुआ है। तो ये जो औरतों की तरह कह दिया, ये एक स्टीरियोटाइप है, क्योंकि उस चीज को आपने औरतों से जोड़ लिया। अब एक बेचारा, औरतें रोती हैं, महिला पुरुषों को नहीं रोना चाहिए, ये भी एक स्टीरियोटाइप हो गया। तो अगर आपका बच्चा रो रहा है किसी बात पे, तो कई बार लताड़ देते हैं उसे, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, तो क्यों लड़का नहीं रो सकता, क्या उसकी भावनाएं नहीं हो सकती। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमारे यहाँ पे चले हुए हैं। इसी तरह से आपने पूछा जेंडर बायसिस के लिए, तो ये एक पक्षपातपूर्ण रवैया किसी एक जेंडर के प्रति जब होता है तो उसको जेंडर बायस कहते हैं। कि ये काम जैसे परिवार में है कि आय सीमित है तो लड़का ही पढ़ेगा जी, वही घर से बाहर जाएगा, वही नौकरी करेगा, जो बेहतर सुविधाएं हैं वो उसे मिलेंगी। बिल्कुल। बहुत गरीब घरों में कुपोषण के शिकार हो जाती हैं लड़कियां, क्योंकि जो अच्छा खाना उपलब्ध होता है वो घर के पुरुष और लड़कों को दिया जाता है, महिलाओं को और लड़कियों को नहीं मिलता। तो ये जेंडर बायसिस होते हैं। अब जब हम बहुत सारी कार्यशालाएं करते हैं तो बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो एक बहुत ही उच्च अधिकारी थी किसी कंपनी में जहां हम कार्यशाला कर रहे थे, और आप विश्वास नहीं करेंगे उनके आंसू निकले जब उन्होंने ये बात बताई। बोली कि जब मैं छोटी थी तो मेरे परिवार में मेरी माँ कहती थी पहले घर के पुरुष और लड़के खाएंगे, तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे भाई बैठ के खाना खाते थे, और मुझे भी भूख लगी होती थी उसी समय पे, क्योंकि वो भी बच्ची थी। लेकिन उसको अपनी माँ की मदद करनी होती थी घर के कामकाज में, कि लड़की है तो घर के कामकाज में मदद करेगी, लड़के नहीं करेंगे। लेकिन लड़के खेल के आएंगे और वो सीधा खाना खाने बैठेंगे। लड़की स्कूल में पढ़ने जा रही है, उसे भी उसको एक अनुग्रह मान लेना पड़ता है कि एक फेवर हो गई उसके साथ, और उसके बाद वो घर के कामकाज में माँ की मदद कर रही है। तो वो बोली कि मुझे इतनी भूख लगी होती थी कि मैं जब खाना सर्व करती थी तो मैं हर एक की प्लेट में से उठा उठा के कुछ खा लेती थी। कि थोड़ा सा सलाद उठा लिया, पापड़ का एक टुकड़ा तोड़ लिया, भाई की प्लेट में से एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा तोड़ के खा लिया। कह रही इस तरह से मेरे साथ होता था। तो अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरा अपना घर है और वो खुद बहुत उच्चाधिकारी थी तो अच्छा कमा रही थी, कह रही है लेकिन अभी भी मुझे वही आदत है कि जब मैं खाना सर्व करती हूँ तो आज भी मैं सबकी प्लेट से उठा के खाती हूँ। तो वो एक बहुत ही दुखद याद थी उनकी, जुड़ी हुई थी जो इस बात से। तो जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं और हमें लगता है कि जेंडर इक्वालिटी हो गई है, अगर हम ध्यान से उस लेंस से देखें तो हमें दिखेगा कि छोटी छोटी बातों में ये असमानता किस तरह से आती है, और ये घरों से आती है। बच्ची छोटी होती है तो आप जब उसको गिफ्ट देते हैं तो क्या देते हैं? आप किचन सेट देते हैं, आप गुड़िया देते हैं। बिल्कुल। वो उस गुड़िया को पालती पोसती है अपने हिसाब से, उसको सजाती है, नहलाती धुलाती है, और किचन सेट में मम्मी पापा बैठ के बात कर रहे हैं, बच्ची आएगी चाय का कप लेके, पापा मैंने चाय बनाई, और क्या कहेंगे हम लोग, अरे वाह बेटा बहुत अच्छा किया। तो बेटी जो है उसको हमने बचपन से ये आदत डाल दी कि वो उस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में घर के अंदर रहेगी और घर का काम सीखेगी। बट मुझे लगता है मैम अब समय थोड़ा सा बदल गया है, और अब बेटियों को या लड़कियों को हम कह सकते हैं कि अब उन्हें बजाय डॉल सेट के या किचन सेट के उन्हें कार्स भी पसंद आने लगी हैं, फोन्स भी पसंद आने लगे हैं, साथ साथ उन्हें स्पेशली कार्स में रेसिंग कार्स पसंद आने लगी हैं। ये बहुत अच्छा एक परिवर्तन है, क्योंकि बेटियां जो माओ को करते हुए देख रही थी उसी को वो अंदर ही अंदर इंटरनलाइज कर लेती हैं, वो लर्न बिहेवियर है, उसको सीख लेती हैं। लेकिन अभी भी बहुत घरों में ये होता है। इसीलिए रश्मि मैं इस बात को कह रही हूँ कि शहरों में हम देखते हैं कि चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत इलाके ऐसे हैं, आप शहरों में स्लम्स में अगर देखेंगे, ग्रामीण इलाकों में देखेंगे तो यही चीज़ आपको देखने को मिलती है। और ये जो असमानता है ये घर से शुरू हो रही है, क्योंकि बेटा जो है वो बैट लेके पार्क में खेलने जा रहा है, और वहाँ पे जब वो खेल रहा है अपने साथियों के साथ तो वो व्यवहार सीख रहा है। कैसे सीख रहा है कि मेरा बैट है तो मैं तो आउट नहीं हुआ, मुझे एक बारी और दो, या मेरी बॉल है तो मुझे एक ओवर और खेलने को मिलेगा, नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो जब वो अपने साथियों से इस तरह का हिसाब किताब करता है तो वो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण सीखता है, दुनिया में क्या व्यवहार करना है। वो उसकी बुद्धि जो है उस तरह से तीक्ष्ण होती है, जो मौका लड़कियों को नहीं मिलता था और अभी भी बहुत इलाकों में नहीं मिलता। तो ये जो असमानता परिवार से शुरू होती है, यही फिर आगे जाके समाज में
हमें दिखाई देती है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वेलिटी के बारे में, और मैम एक और वर्ड आता है जेंडर इक्विटी, और एक हो गया जेंडर इक्वेलिटी। इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन समय कह रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक हम ले लें और वापस एक गाना सुनाकर फिर आते हैं और हम बात करेंगे जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वेलिटी के बारे में। बिल्कुल। हमारे जो लिसनर्स इस वक्त हमें सुन रहे हैं, यदि उनका भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे। जी हाँ, बिल्कुल। समाज को संवारने की ज़रूरत है, उनकी सोच को बदलने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पे उन जगहों पर, उन इलाकों में जहाँ पर अभी भी महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी दयनीय है, या उन्हें ये कहें कि परिवार में उतना सम्मान नहीं मिलता। मैम, जैसे आज हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वेलिटी की, एक और शब्द हम अक्सर सुनते हैं जेंडर इक्विटी। जी। क्या ये दोनों सेम है या कुछ इनमें क्या अंतर है? इनमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि इक्वालिटी तो बराबरी है, ठीक है, लेकिन इक्विटी की बात आती है जब कोई वर्ग समाज का बहुत समय तक पिछड़ा हुआ रहता है, दबा हुआ रहता है, तो जब हम उसे वापस जैसे हाशिए के एकदम हाशिए पर है, उसको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं, तो उसको थोड़ा ज़्यादा हैंड होल्डिंग की, थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक्स्ट्रा सपोर्ट जब हम देते हैं तो वो इक्विटी कहलाती है। जैसे आप एक कल्पना कीजिए कि आपके सामने मान लीजिए कि 3 बच्चे खड़े हैं, तो एक बच्चा समझिए कि 2 फीट लंबा है, एक बच्चा 4 फीट लंबा है, और जो दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, वो 5 फीट लंबा है, और उनके आगे 7 फीट ऊंची दीवार है। दीवार के दूसरे तरफ एक खेल का मैदान है जहाँ क्रिकेट का मैच चल रहा है। वो तीनों बच्चे उस मैच को देखना चाहते हैं, मतलब वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी। अब आप उनको मदद करने के लिए समझिए कि आप 3 स्टूल दे रहे हैं, जी, 2-2 फीट ऊंचे स्टूल उनको दे रहे हैं ताकि वो उस पार देख पाए, या 3 फीट ऊंचा स्टूल आपने दिया, तीनों बच्चों को एक स्टूल दे दिया कि भाई इस पे चढ़ जाओ और उस तरफ देख लो। तो जो बच्चा 5 फीट का है उसको तो बहुत आराम से वहाँ पे दूसरी तरफ दिखने लगेगा, लेकिन जो 4 फीट का है उसको थोड़ा थोड़ा दिख पाएगा क्योंकि वो 7 फीट की दीवार है। लेकिन बेचारा छुटकू या छुटकी जो 2 फीट की है, जी, उसको उस 3 फीट के स्टूल से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरी तरफ नहीं देख पा रही। उसको आपको थोड़ा ज्यादा बड़ा स्टूल देना पड़ेगा ताकि वो उस तरफ देख पाए। तो जब आप उसको एक बड़ा, ये तो हो गई बराबरी कि आपने तीनों को बराबर चीजें दे दी, जी, ठीक है, लेकिन उस बच्ची को तो लाभ नहीं हो रहा ना, उस बच्चे को जो 2 फीट का है। तो जब आप उसको एक एक्स्ट्रा ऊंचा स्टूल देते हैं, समझिए कि आपने उसको 6 फीट का स्टूल दिया जिसपे वो खड़े होके आराम से देख सके, तो ये इक्विटी कहलाती है। जी, तो ये फर्क है इक्वालिटी और इक्विटी में। जी। अच्छा मैम, हम अक्सर देखते हैं कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। हालांकि बीच में लगने लगा था कि लोग समझदार हो गए हैं, समाज इस और ध्यान रखने लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इनइक्वालिटी और महिलाओं का यौन संबंध, यौन उत्पीड़न और उन पर होने वाली जो हिंसा है, इनका आपस में कोई संबंध है? बिल्कुल, दोनों का बहुत गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देती हैं। जैसे जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसके पीछे कहीं पे वो एक डायनामिक है रिश्तों की, अनइक्वल पावर डायनामिक, जहाँ पे कि क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था तो पुरुष हमेशा डोमिनेंट रहे हैं, उनको विशेष अधिकार रहे हैं, निर्णय लेने का अधिकार रहा है और परिवार में उच्च एक तरह से कह सकते हैं स्थान उनको मिलता है। लेकिन महिलाएं चाहे वो जो भी करें, लेकिन उन्हें एक सबऑर्डिनेट रोल में देखा जाता है कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, वो जो भी काम कर रहे हैं वो घर की पूरी जिम्मेदारियां भी निभाएंगी, उनकी देखभाल भी करेंगी, सब सारे काम वो करेंगी और उनकी आज्ञा का पालन भी करेंगे, एक सबऑर्डिनेट रोल में रहेंगी। तो जब उस सोच से समाज चलता है आगे, तो वो महिला को एक उपभोग की वस्तु के रूप में देखने लगता है, वही नजरिया हो जाता है। तो इसी वजह से जो आप देखेंगे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं, एसिड अटैक्स होते हैं, कहीं ना कहीं मानसिकता में वो एक सोच रहती है कि वो हमसे तुच्छ हैं, महिलाएं हमसे नीचे हैं, उनको वो शक्ति का रूप नहीं देखते हैं, देवी के रूप में नहीं देख रहे हैं उसको देख रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है जिसका उपभोग किया जा सकता है, वो एक वस्तु है, एक क्योंकि हमारा मीडिया भी तो ऑब्जेक्टिफाई करता है ना, तो हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में महिला को देखने लगते हैं, सिर्फ उसके शारीरिक सौंदर्य को देखते हैं और उसको उपभोग की वस्तु मानकर उसकी तरफ हमारा व्यवहार उस तरह का हो जाता है। अब इसमें आपने बताया कि मीडिया
क्या भी हम देखते हैं। तो मीडिया की बेसिकली इसमें क्या भूमिका रहती है? मैं अभी उस पे जाती हूँ, लेकिन रश्मि उससे पहले एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी कैसे इसको परपेचुएट करती है। एक और चीज आती है कि जब महिलाएं पोजीशन ऑफ लीडरशिप में नहीं होंगी, निर्णय लेने वाले जैसे उच्च पदों पे नहीं होंगी। अब सेक्सुअल हरासमेंट जो कार्यस्थल पे हो रहा है, अगर वहाँ पे महिलाएं उच्चाधिकारी होंगी जी, तो कम होंगे सेक्सुअल हरासमेंट के केस, क्योंकि वहाँ जो महिलाएं होंगी, क्योंकि ऊंचे पदों पे महिलाएं हैं, तो जो पॉलिसीज बनेंगी उसमें आपको एक डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। बिल्कुल, वो उसी तरह की पॉलिसीज बनेंगी, उसमें एक वो पॉइंट ऑफ व्यू एक महिलाओं की तरफ से भी एक नजरिया आएगा, उस तरह की पॉलिसीज बनेंगी। तो वैसे ही कार्यस्थल पे जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बेहतर होगा, और जो महिलाएं हैं जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उनमें वो हिम्मत रहेगी कि वो शिकायत कर सकें। बहुत सारी जगहों पे शिकायत ही नहीं करती हैं महिलाएं। यूनेस्को की रिपोर्ट एक कभी जारी हुई है जिसमें से कि उनका कहना है कि 3 में से 1 महिला कभी ना कभी शारीरिक उत्पीड़न से गुजरती है। उसके ऊपर या तो हिंसा होती है या उत्पीड़न होता है, उससे वो गुजरती है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करती हैं, उसमें से ज्यादातर महिलाएं। तो जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से उनमें वो हिम्मत नहीं आ पाती और वो क्योंकि उनके यहाँ पे महिलाएं कम हैं या उच्च अधिकारी नहीं हैं, तो वो उसको क्योंकि वो पुरुषों से घिरी हुई हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारे खिलाफ एक आक्रामक माहौल बन जाएगा, तो वो हिम्मत नहीं कर पाती है रिपोर्ट करने की। तो इस तरह से ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। जी, और जैसे कि मीडिया की भूमिका की हमने बात की, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? मीडिया की तो बहुत बड़ी भूमिका है जी। आप कहेंगे, मैं तो यहाँ पे दोष देना चाहूंगी हमारी फिल्मों को, जिन्होंने शुरू से ये सिखाया कि लड़की का पीछा करो, वो नहीं मान रही तो पीछे पड़े रहो, उसे इतना सताओ कि वो बाद में मान जाएगी। अगर आपको याद हो तो एक गीत भी है कि कब तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, दिल कहता है हसीना मान जाएगी। तो ये सोच अगर हम अपने लड़कों में भर रहे हैं कि तुम लड़की के पीछे पड़े रहो, एक ना एक दिन तो मान ही जाएगी, तो नौबत एसिड अटैक्स की आएगी, हैरेसमेंट की आएगी जी। तो ये हम हमारी फिल्में परपेचुएट उस चीज को कर रही हैं। और पुरानी फिल्मों की क्या बात करें, आजकल भी कबीर सिंह जैसी फिल्म सबने देखी होगी, तो उसमें यही चीज आगे बढ़ाई गई कि लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वहीं पे पिंक जैसी समझदारी भरी फिल्म नजरिया देती है। अगर वही नजरिया हम अपने लड़कों को, अपने आदमियों को, अपने पुरुषों को, अपने परिवार में दे पाए, नो मीन्स नो, लड़की अगर ना कह रही है। हम एक कार्यशाला कर रहे थे तो उसमें एक लड़के ने पूछा कि आप तो इस तरह से मतलब लव खत्म कर देंगे हमारी जिंदगी से, तो हमने कहा कि आपके लव का क्या मतलब है जी। आपको एक लड़की पसंद आई, आपने अपने मन की बात उससे साझा की, अपनी भावनाएं उसके सामने रखी, यहाँ तक कोई मना नहीं कर रहा है आपको, लेकिन उसने अगर एक दफे मना कह दिया तो हट जाओ जी, बिल्कुल उसको छोड़ दो। हाँ। लेकिन जब आप उसके पीछे पड़ जाते हो, उसे सताने लगते हो जी, वहां पे वो हैरेसमेंट में आ जाता है। क्योंकि मैम अब वक्त बहुत थोड़ा सा बचा है, तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमारा आज का विषय है उससे रिलेटेड ये कि इन सारी चीज़ों का बेसिकली समाधान क्या है, किस तरह से हम ये जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? जी, रास्ता बहुत लंबा है। आज हम पीछे मुड़ के देखें तो पहले से बहुत बेहतर हुआ है समाज जी, लेकिन अभी लंबा है रास्ता, बहुत आगे हमें जाना है। तो उसके लिए यही है कि हम शिक्षा, लड़कियों को शिक्षित करें, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, क्योंकि जब लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तो अगर घरेलू हिंसा हो रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, पति मार रहा है, लेकिन वो फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट है, तो वो उसको छोड़ के नहीं जा पाती जी। तो उनका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, उन्हें शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, और जागरूकता समाज में लाना ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहना है कि जगह जगह पे इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए। हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक इसको करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी समझाई जाए, जहाँ पे लड़कों लड़कियों को कंसेंट समझाया जाए, इस तरह के विषयों पे बात की जाए, और लड़कों को ये समझाया जाए कि लड़कियाँ उनके बराबर हैं। जब हम स्कूलों में, हमने देखा है, आपको भी याद होगा कि पहले जब स्वच्छता अभियान चला था तो स्कूलों में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्वच्छता का महत्व सिखाया गया, तो हमने देखा कि बहुत फर्क आया। इसी तरह से जब प्रदूषण बहुत बढ़ गया
था, तो स्कूलों में अभियान चलाए गए थे, बच्चों को सिखाया गया कि पटाखे किस तरह से पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो बच्चों ने अपने माँ बाप को सिखाया कि पटाखे नहीं जलाने, उन्होंने मना कर दिया। मेरे अपने घर में मेरी बेटी ने मना कर दिया, वो बहुत छोटी थी और उसका दिल ललचाता था बाकी बच्चों को पटाखे चलाते देखकर, पर उसने 10 साल की उम्र से पटाखे चलाने बंद कर दिया। हमारे घर में पटाखे नहीं आ सकते थे। तो इस तरह से जब हम बच्चों को जागरूक करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा परिवार, वैसे तो कहते हैं ना महिलाओं को जागरूक करो तो पूरा परिवार, उनको शिक्षित करो तो परिवार शिक्षित होगा। यहाँ मैं कहूँगी जेंडर इक्वालिटी के मामले में हम बच्चों को अगर जागरूक करें तो पूरा परिवार धीरे धीरे जागरूक होगा, एक पूरी पीढ़ी जागरूक होगी और समाज में जागरूकता आएगी। तो इस तरह से अगर हम अपने शिक्षा में ही इसको ले आएं और जो बड़े लोग हैं उनके लिए हम इस तरह के प्रशिक्षण करें, कार्यशालाएं करें और इस बारे में जागरूकता पैदा करें, क्योंकि हम जिन कार्यशालाओं को करते हैं उसमें हमें बड़ा आक्रामक रूप दिखता है लोगों का। उन्हें लगता है कि अब औरतों को क्या सर पे बिठा लें, इस तरह के शब्द भी हमने सुने हैं जी। तो ये उनकी मानसिकता दर्शाता है कि बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इस तरह की बात जब कह रहे हैं तो सिर्फ शिक्षा से नहीं होगा, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल। आज हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन में जुड़ी सुश्री सुमन संजय अग्रवाल, जो एक जेंडर एक्सपर्ट हैं और सर्टिफाइड पोस्ट मेंबर भी हैं, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम समाज को जागरूक करने के लिए, महिलाओं की स्थिति को और भी बेहतर बनाने के लिए हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं, और इसके लिए हमें अपने परिवार से ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैम आप यहाँ पर आई, आपने इतना सब कुछ, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स को बताई, हमें बताई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस विषय पर बातचीत आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल रॉकिंग रश्मि को। नमस्कार।